Okay, Ji, I'm gonna start. अच्छा, some of you might be surprised कि हम poems क्यों पढ़ रहे हैं. असल में since we are having a combined classes of section A1 and A2, तो कुछ लोग रह गए हैं उनके लिए और मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ क्योंकि these are the things जो कि ज़्यादा important हैं समझाने के point of view से, तो इस वजह से मैंने poem को फिर पिक किया. तो जिन लोगों ने पहले पढ़ी हुई है उनकी रिवीजन हो जाएगी और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी दे आर गोइंग टू लर्न. मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? क्लियर आवाज आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कैन लिसन. अच्छा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सबको. ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थीम पे कि बेसिकली इसका थीम क्या है. अब थीम जो है अपेरेंटली द थीम टेल्स अस के इट इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल ऑफ लाइफ. सेंस हमारे पास जो डिवाइसेस यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं वो मेटाफर फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है. इसके बाद रेपिटेशन भी है जिनको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो मेटाफर की है. और मेटाफर जो यूज हुआ है, trees are actually representing human beings. जो human being को डिस्गाइज में शो किया गया है एंड दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ट्रीज. और ट्रीज एज अ मेटाफर यूज हुआ है और वो स्ट्रगल को बता रहा है. जो थीम है बेसिकली इस पूरे पोएम का वो स्ट्रगल है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, सेल्फ फुलफिलमेंट है और सेल्फ असर्शन है. उसका मतलब क्या है कि दो तरह के लोग हैं हमारी जिंदगी में. हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, जो इर्द गिर्द रहते हैं, वो लाइक पीपल्स आर बॉर्न विद टू टाइप ऑफ पीपल आर बॉर्न. एक तो वो होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मौजूद होते हैं. कैसे कि उनके मतलब जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो फादर्स होते हैं, फादर्स फोर फादर्स होते हैं, वो सारे के सारे वेल होते हैं. तो उनके लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि दे नीड टू फाइंड आउट द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू लिव फॉर द कमिंग डेज. मतलब उनके पास हर चीज़ मौजूद होती है. आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट कि उनके पास खाने पीने के लिए सब कुछ मौजूद होता है. जैसे कि आजकल की जो लाइफ है उसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले कमाना पड़ता है और इसके बाद उस कमाने के बाद हम खाते हैं. यहाँ पे अब दो तरह के लोग बताए हैं उसने, पोइट ने. एक तो वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी है, मतलब उनके फोर फादर्स ने कमाया हुआ है और वो उसके ऊपर बैठ के अयाशी की लाइफ गुजारते हैं. मतलब उनको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि दे आर गोइंग टू अर्न व्हाट. क्यों? क्योंकि उनके पास पता है हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है. अब यहाँ पे ट्रीज हैं तो ट्रीज के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए? एक तो इसे सनलाइट चाहिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. सनलाइट के बाद इसे ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन भी कैसे है? मतलब एयर है. जो एयर जो ओपन ये उसकी बेसिक कमोडिटीज ऑफ लाइफ हैं, ट्री की हैं. और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है ह्यूमन बीइंग को. अच्छा, थर्ड जो उसको चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उसके लिए स्पेस है. स्पेस होगा तो ग्रो करेगा, स्पेस नहीं होगा तो ग्रो भी नहीं करेगा. तो ये तीन चीजें हैं जो कि बेसिक कमोडिटीज हैं, बेसिक एसेंशियल हैं लाइफ की, ट्री की लाइफ की. और ये रिप्रेजेंट कर रही है ह्यूमन बीइंग को एज वेल. के मतलब एक इंसान है, उसके लिए बेसिक कमोडिटी क्या है? उसके लिए बेसिक कमोडिटी ये है कि उसके रहने के लिए घर हो और उसके खाने के पास सोर्स ऑफ इनकम हो उसके पास, और इसके पास इनकम के अलावा उसके पास खुराक भी हो जिससे वो अपने ऑब्वियसली खाएगा तो उसकी बॉडी में एनर्जी आएगी जिसकी वजह से वो चल फिर सकेगा. तो ये तीन चीजें हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं ट्री के लिए इन ऑर्डर टू लिव एंड इन ऑर्डर टू ग्रो. द सेम आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? वो उनको भी ऐसी चीजें जरूरत होती हैं. तो अब वो वाला ट्री जिसके पास पहले ही एक पोजीशन हो, अच्छी पोजीशन हो, मतलब जिसके पास वो वाली पोजीशन हो जहाँ पे प्लेंटी ऑफ सनशाइन हो, प्लेंटी ऑफ एयर हो, ऑक्सीजन हो और प्लेंटी ऑफ स्पेस हो, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है. उसको स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वो क्या करेगा? सन भी अवेल करेगा, एयर ऑक्सीजन भी अवेल करेगा, स्पेस भी अवेल करेगा और वो ग्रो कर जाएगा. उससे सेंस ऑफ कंपटीशन उसके पास हो गई नहीं. उसे पता ही नहीं होगा कि स्ट्रगल होती क्या है. ये तो एक किस्म के लोग होंगे जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनको किसी किस्म के लिए compete नहीं करना पड़ता. तो वो क्या करते हैं कि वो सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं. और आप ये समझ लें कि वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो कि पहले से मौजूद होते हैं. दे हैव बीन मेड अवेलेबल बाय देयर फोर फादर्स, बाय देयर एंसेस्टर्स एंड स्पेसिफिकली देयर पेरेंट्स. तो वो अपनी उस पोजीशन को एंजॉय करते हैं एंड दे कम एंड दे लिव देयर लाइफ एंड दे जस्ट डाई विदाउट मेंशनिंग इवन अ स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ देयर लाइफ इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड. तो वो क्या करते हैं? तो उनको कोई मसला नहीं होता.
अच्छा, ये तो हो गए एक किस्म के लोग। अब दूसरे किस्म के लोग क्या हैं? दूसरे किस्म के ट्री या दूसरे किस्म के जो लोग हैं वो वाले लोग हैं जिनके पास ट्रीज वो हैं जिनके पास ना तो सन है, ना तो एयर है, और ना ही उनके पास स्पेस है। ये तीनों चीजें अवेलेबल नहीं है। दे नीड टू compete फॉर दैट। कंपटीशन होगा, मतलब सन को हासिल करने के लिए बेसिक कमोडिटी है। सन को उन्होंने देखना है, जब उनके पास आएगा तो उन्होंने कोशिश करनी है कि हमारे पास हो। प्लीज जिसका भी ये स्पीकर है, प्लीज टर्न इट ऑफ। उसने सन के लिए भी compete करना है, उसने ऑक्सीजन एयर के लिए भी compete करना है, उसने स्पेस के लिए भी compete करना है। अब इसके लिए बेसिक कमोडिटीज ऑफ लाइफ में क्या हो गया, उसे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। कंपटीशन किसके साथ है? द अदर ट्रीज, द अदर ह्यूमन बीइंग दैट आर लिविंग अलोंग साइड विद हिम या अलोंग साइड विद द ट्रीज। अब बेसिकली तो ट्रीज की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ मेटाफर। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स को क्या करना पड़ता है? बेसिक कमोडिटी के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब पोएट के मुताबिक ये दो तरह के लोग हैं, इनके पास कोई पोजीशन नहीं है। मीन देयर फोर फादर्स, देयर एंसेस्टर्स हैव लेफ्ट नथिंग, रादर दे आर कमिंग ऑन। इसके बाद उन लोगों को क्या करना पड़ता है? एफर्ट करनी पड़ती है। एफर्ट करने के साथ साथ उन्हें क्या करना पड़ता है? ये सारे रिसोर्सेज जो बेसिक रिसोर्सेज हैं इनके लिए कोशिश करनी पड़ती है, दूसरे ट्रीज के साथ, दूसरे लोगों के साथ compete करना पड़ता है। तो ये दो तरह के लोग हैं, यही थीम है बेसिकली। अब हम जब टेक्स्ट पढ़ते हैं इसका, तो इसके बाद हमें ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि वो कैसे चल रहा है, पोएम को लेके कैसे चल रहा है। फर्स्ट स्टैंजा जो बेसिकली वो बताएगा कि किस तरह का ट्री है एंड हाउ इट इज लिविंग द लाइफ, और फिर उसमें ट्विस्ट आएगा जब वो बताएगा कि द ट्री दैट लिव्ड ऑन इट्स ओन विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, विदाउट पुटिंग हिमसेल्फ और इटसेल्फ इनटू अ स्ट्रगल, वो अपनी लाइफ कैसे गुजारता है। और वो वाला ट्री कैसा है जो कि अपने आप के लिए कंपटीशन में हर वक्त रेडी होता है, उसको सर्वाइवल के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मतलब अगर उसके पास ये नहीं होंगे तो डेफिनेटली द ट्री इज गोइंग टू डाई। तो ये सर्वाइवल है उसके लिए, और सर्वाइवल की जंग ऐसी होगी कि वो compete करेगा, स्ट्रगल करेगा, एफर्ट करेगा। सो द पर्सन इज गोइंग टू सेल्फ असर्ट, मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन है, सेल्फ फुलफिलमेंट है इसमें, सेल्फ असर्शन है इसमें, स्ट्रगल है कि वो सेल्फ असर्ट करेगा तभी वो इस काबिल होगा कि ग्रो कर सके, अदरवाइज नहीं ग्रो करे। अब ये दो तरह के ट्रीज थे जो कि उसने बता दिए। मूविंग ऑन टू कि कौन सा इसमें से अच्छा है और कौन सा बुरा है, ये जब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि कौन सा बेहतर है। लेकिन उसके मुताबिक, पोएट के मुताबिक, ये द पर्सन और द ट्री दैट इज पुटिंग हिमसेल्फ और इटसेल्फ इनटू अ स्ट्रगल, दैट इज फॉर बेटर। उसकी जो टिम्बर होगी बहुत अच्छी होगी। बेसिकली तो ट्री की बात कर रहा है, उसकी टिम्बर अच्छी होगी। वाई? बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। उसमें क्या है, जैसे ट्रीज के लिए हार्श रियलिटीज क्या हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, और एब्सेंस ऑफ सन है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीजें हैं, और उनकी ब्रोकन ब्रांचेस हैं, और इसके बाद उनके ऊपर स्कार्स हैं। स्कार्स का मतलब यह है कि किसी ने ब्रांच उसकी तोड़ ली है, तो देयर इज लेफ्ट मार्क ऑन द पर्टिकुलर ट्री। तो वो सारे की सारी सिंबल हैं उसकी स्ट्रगल के। और बेसिकली दैट ट्री इज केपेबल इनफ टू बिकम अ किंग ट्री। किंग ट्री का मतलब यह है कि दैट पर्सन हैज द एबिलिटी, कैपेबिलिटी उसके पास है कि वो लीड कर सके बाकी लोगों को, वो अल्फा बन सके। जिस तरह अल्फा मेल होता है किसी भी हर्ड का, किसी भी पैक का, या किसी भी ग्रो का, तो इसी तरह वो अल्फा ट्री भी बन सकता है अगर उसके पास ये वाले स्कार्स हैं, ब्रोकन ब्रांचेस हैं, और वो स्ट्रगल कर रहा है और सरवाइव कर रहा है फिर भी, और वो बड़ा हो रहा है, और उसकी ये स्ट्रगल बता रही है कि दैट पर्सन हैज द कैपेबिलिटी टू लीड। अब चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। पेज नंबर 25 है आपकी टेक्स्ट बुक का, जहाँ पे ये पोएम है। प्लीज ओपन द पेजेस। आई एम गोना रीड आउट द फर्स्ट स्टैंजा। उमैर अली, बेटा एक सेकंड अगर आप वेट कर लें, मैं पहले पढ़ा लूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू वांट मी टू से समथिंग? ओके, लेट मी अनम्यूट यू। Okay, I'm gonna start पेज नंबर 25 है, गुड टिम्बर पोएम। थीम हमने पढ़ लिया, अब थीम के बाद टेक्स्ट पे आ रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, but stood out in the open plain and always
Its share of rain never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट। सबसे पहली लाइन में ये बता रहा है कि जिसको स्ट्रगल नहीं आती, जिसने स्ट्रगल करना सीखा नहीं है, जिसको स्ट्रगल करना पता नहीं है, वो क्या है? फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट। ये बेसिक कमोडिटीज हैं किसी भी ट्री के लिए। ये वो जली चीजें हैं जो कि जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगी, इन द एब्सेंस ऑफ दैट अ ट्री कैन नॉट ग्रो। तो ये इसके लिए उसने फाइट करना नहीं सीखा, बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन। ओपन प्लेन मीन देयर इज नो वन टू होम ही कैन कम्पीट। मतलब उसके इर्द गिर्द कोई कंपटीशन वाला है ही नहीं। उसके पास प्लेंटी ऑफ सन है, प्लेंटी ऑफ स्काई है। स्काई का मतलब स्पेस है, मतलब ग्रो करने के लिए उसके पास स्पेस है, एयर है, लाइट है। तो उसने क्या करना है? He is standing over there and is standing in open plain and always got its share of rain. इसके बाद उसे पानी भी हमेशा से मिल रहा है, मतलब जो शेयर उसका कंफर्म है वो उसे मिल रहा है। तो जब उसके पास शेयर होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो डेफिनेटली उसे फाइट करना आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब उसे जरूरत नहीं पड़ेगी तो डेफिनेटली द पर्सन और द ट्री इज अननोन टू द फाइट और द स्ट्रगल। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग। तो उसमें एक खामी रह जाती है, एक कमी रह जाती है। जिसको स्ट्रगल करना नहीं आती, दैट पर्सन, दैट ट्री इज नॉट गोइंग टू बिकम अ फॉरेस्ट किंग। द पर्सन इज नॉट गोइंग टू लीड। किंग का मतलब यहाँ पे ही नहीं है कि उसको कोई क्राउन दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है द पर्सन डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू लीड समवन, टू गिव द डायरेक्शन समवन। मतलब वो लीडर नहीं बन सकता, उसमें लीडर की कैपेबिलिटी नहीं है। लीडर वही हो सकता है जो स्ट्रगल करना जानता हो, जिसने compete करना सीखा हुआ हो आसपास अपने कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन, रिमेंबर दैट। बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग। उसने क्या करना है? आया, जिंदगी उसने बसर की, एंड डाइड और स्क्रबी थिंग, मतलब उससे स्ट्रगल का मतलब यहाँ पे है कि उसे कोई जानता नहीं है, बस आया, अपनी जिंदगी गुजार के चला गया। इट्स अ काइंड ऑफ ए बुश, मतलब आया, जिंदगी गुजारी और खत्म हो गया। दिस इज द वन टाइप ऑफ ट्री जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि सारे रिसोर्सेज हैं, उसको कंपटीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से अपनी चीजों का पता है कि ये हमारे पास हैं। तो उसने क्या करना है? वो आ जाएगा, और ना सिर्फ आएगा बल्कि अपनी लाइफ गुजारेगा। एंड देन द पर्सन इज गोइंग टू, why? Because that person has nothing to do with the struggle and the life. ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है जिसमें उसने ये वाली बात की है, द पर्सन। अब ये ट्री बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को। एक बंदा जो आता है, रहता है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो compete नहीं करता, उसे compete करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास सारी की सारी मौजूद हैं चीजें जो उसकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। तो उसने आना है, रहना है और चले जाना है। बट द पर्सन इज गोइंग टू लैक वन थिंग, और वो क्या है? The person is not going to lead from the forefront. The person is not having the capability to become a king or the leader. King means leader नहीं बन पाएगा। So this is the first stanza. Moving on to the next stanza. Second stanza क्या है? अब देखें second stanza में दूसरी तरह का बंदा आएगा। The man who never had to toil to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man. अब ट्री से डायरेक्ट वो आदमी पे आ गया। वो कहता है द मैन, द पर्सन नेवर हैड टू टॉयल। टॉयल का मतलब है जिसने स्ट्रगल नहीं करनी, जिसने अपनी पैच नहीं बनानी, जिसने अपनी जगह नहीं बनानी जहां पे ट्री ग्रो करता है। टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल, कि उसे जरूरत ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि अपनी कहाँ से फाउंडेशन बनानी है, पेडेस्टल कहाँ पे बनाना है, बुनियाद कहाँ पे बनानी है, जिस जगह पे उसने ग्रो करना है। टू गेन फार्म इज पैच। फार्म इज पैच का मतलब है कि अपनी उसने जगह बनानी है जहाँ पे उस जगह में उसने ग्रो करना है। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, और उसको स्ट्रगल का पता ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज ही इज एक्चुअली अननोन टू द स्ट्रगल, क्योंकि उसके पास जो शेयर है, जो उसकी जिंदगी का शेयर है, जो उसे जिंदगी के लिए जरूरत है चीजें, वो उसके पास ऑलरेडी हैं। तो उसे compete करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे विन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, ये वो शेयर है जिसके लिए उसने कोशिश करनी है, विन करना है। तो होगा क्या? नेवर बिकेम अ मैनली मैन। तो वो दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बिकम अ मैनली मैन। मैनली मैन मीन किंग ऑफ फॉरेस्ट। किंग नहीं बनेगा, लीडर नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है कि जिससे वो सीख सके कि स्ट्रगल होती क्या है और लोगों से कंपटीशन में कैसे विन करना है। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन। तो वो ऐसे ही है जैसा कि वो आया, अपनी जिंदगी गुजारी और चला गया। जिस तरह वो शुरू में था, एंड में भी ऐसा ही था। मतलब उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, रह के उसने अपनी जिंदगी गुजारी और चला गया।
उसने कुछ भी नहीं सीखा ज़िंदगी में कि ज़िंदगी में स्ट्रगल क्या होती है, गेन कैसे करती हैं, विन कैसे करते हैं। मतलब द पर्सन डजंट नो द टेस्ट ऑफ विनिंग एंड लूजिंग। तो मतलब जिस बंदे को ये टेस्ट का ही पता नहीं, तो उस बंदे की लाइफ ऐसी है कि वो आया, आके चला गया, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, मर गया, एंड दैट्स इट। द पर्सन इज अननोन टू द वर्ल्ड। द रीज़न इज कि उसको कंपटीशन का पता नहीं है। आप देखें ये दोनों स्टेंजा एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट में ट्रीज का बताया गया, सेकंड में ह्यूमन बीइंग का बताया गया। फर्स्ट में किंग ऑफ फॉरेस्ट का बताया गया और सेकंड में मेनली मैन का बताया गया। दोनों के पास कैपेबिलिटीज एबिलिटीज सेम है। मतलब जिसने स्ट्रगल करना नहीं सीखी वो किंग नहीं बनेगा, जिसने स्ट्रगल करना नहीं सीखी दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज मैनली मैन। मतलब वो बंदा अल्फा नहीं बन सकता, लीडर नहीं बन सकता। Now, moving on to the next stanza, and that is stanza 3। और इस stanza में the good timber doesn't grow with ease। अब वो बता रहा है कि जब आप आते हैं, जिंदगी गुजारते हैं अपनी लग्जरी में, अपनी आसाइशों में, जिंदगी में गुजार देते हैं, तो उसके पास होता क्या है, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू have any good timber. The stronger wind, the stronger trees, the further sky, the greater length, the more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in trees and men, good timbers grow. Last lines में बोल रहा है, in trees and men, good timbers grow. इंसान में भी वो कैपेबिलिटी है और एक दरख्त में भी वो कैपेबिलिटी है। वो उसमें कब आती हैं? गुड टिम्बर डजंट ग्रो विद दीज। कि आप अगर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि आप अच्छे हैं, बड़े हैं, स्ट्रगल करने वाले हैं और डिटरमेंट हैं, डिवोटेड हैं और लीड कर सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और आपको स्पून फीडिंग करवाई जाएगी। रादर यू नीड टू अर्न योर लाइफ। और उसमें क्या करना पड़ेगा? द स्ट्रॉन्गर विंड, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज। जितनी ज्यादा मुश्किलात आप फेस करोगे उतने ज्यादा आप स्ट्रांग भी हो जाओगे। द स्ट्रॉन्गर विंड, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज मीन जितनी डिफिकल्टीज आपकी मुश्किल हैं आप उतने ही टफ हो जाओगे, आप स्ट्रगल करना सीख जाओगे। और अब इसका मतलब ही नहीं है स्ट्रॉन्गर विंड आई और आप फेस कर रहे हैं और इसके बाद टूट जाते हैं। टूटने का मतलब है जैसे दरख्त टूट जाते हैं, इसी तरह इंसान है। कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिफिकल्टीज को फेस करते हैं और वो समझते हैं कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है, एंड दे बिकम ओपनली डिसअपॉइंटेड and they lose their heart and they said that we are unable to complete that, we are unable to complete the task that is assigned to us। तो उसका क्या होगा? स्ट्रॉन्गर विंड उसको बेंड कर देगी। लेकिन जो ट्री स्ट्रॉन्गर रहना चाहता है उसके लिए वही स्ट्रॉन्गर विंड ही उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। वो उसके लिए सोर्स ऑफ वीकनेस नहीं है, वो उसके लिए सोर्स ऑफ थ्रेट नहीं है। क्योंकि स्ट्रॉन्गर विंड है तो थ्रेट, ट्री के लिए भी थ्रेट है और ह्यूमन बीइंग के लिए भी है। ट्री के लिए इसलिए है कि उसको टूटने का खदशा है, उसकी जिंदगी जाने का खदशा है। और इंसान के लिए इसलिए है कि उसने अपनी जिंदगी को, अपने होप को लूज करना है। लेकिन दोनों ने जब स्टैंड करना है, उसको फेस करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ। द फर्दर स्काई मतलब जितना ऊपर जाएंगे, जितना आप अपने आप को ग्रो करेंगे, तो आपके पास जो डायमेंशन है वो ज्यादा होती जाएगी। द फर्दर स्काई का मतलब आपके पास स्पेस ज्यादा होगी, आप ज्यादा लोगों को देख सकेंगे। जैसे एक बंदा जो सेकंड फ्लोर पे है, दैट पर्सन हैव अ बेटर व्यू देन द पर्सन हु इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो इसका मतलब ये है ना कि जो ऊंची जगह पे जाएगा दैट पर्सन हैज अ कैपेबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, बिकॉज ही कैन सी नॉट ओनली behind but he can see also what is laying ahead। दोनों तरफ से देख सकता है, सामने भी देख सकता है क्योंकि उसके पास वो पेडेस्टल है, वो जगह है जिस पे वो देख सकता है, और वो लोगों को लीड भी कर सकता है। द ग्रेटर लेंथ, जब उसके पास लेंथ का मतलब यहाँ पे होगा कि ट्री जिस तरह जूं जूं ऊपर बढ़ेगा तो उसके पास लेंथ आएगी, टिम्बर अच्छा बनेगा उसका, तो वो टिम्बर उसके लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है क्योंकि वो स्ट्रगल में वही टिम्बर उसके काम आना है। द मोर द स्ट्रॉन्ग द मोर द स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी उतनी ज्यादा उसमें कैपेबिलिटी आएगी उनको फेस करने की। बाय कोल्ड, बाय रेन एंड बाय रेन एंड स्नो। अब चाहे रेन है चाहे स्नो है, कुछ भी आ रहा है, मतलब ये स्नो रेन क्या चीजें हैं, ये डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो एक के बाद आती जाती हैं, तो आप उनको फेस करते जाते हैं। एंड दैट्स द वे यू आर गोइंग टू टैकल द एंटायर लाइफ। इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो। इसी तरह इंसान में और इसी तरह दरख्तों में एक अच्छा टिम्बर ग्रो करता है, एक अच्छा जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी स्ट्रेंथ्स हैं वो डेवलप होती हैं।
Moving on to the fourth stanza, where thickest lies the forest growth, we find the patriarch of both. पैट्रियार्क बेसिकली बोलते हैं द पर्सन हु इज अल्फा, द पर्सन हु इज लीडर। अब वो कह रहा है कि जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करता है, जहाँ पे वो थिक होता है, वहाँ जहाँ पे वो घना होगा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कम्पीट किया है, आसपास उसके सोर्स ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं कंपटीशन। वहां पे अगर एक घना जंगल है तो इसका मतलब है देयर यू कैन फाइंड द लीडर, और लीडर वही होगा जिसने वहां पे ग्रो करके ज्यादा ऊंचाई पे गया होगा, हिम्मत अच्छी होगी। ये वही है जैसे कि इंसान है, इंसान पे भी जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा वहीं पे वो भी कामयाब होगा। एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स। होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स का मतलब ये है द पर्सन हैज द लेंथ, द पर्सन हैज द पेडेस्टल, द पर्सन हैज द पोजीशन टू होल्ड काउंसिल। मतलब उसके पास इतनी पोजीशन आ गई है, इतनी ऊंचाई आ गई है, इतनी बुलंदी आ गई है कि वो आसमान में सितारों से बातें कर रहा है। बातें करने से मुराद है दे होल्ड द काउंसिल, मतलब वो उनसे मशवरे लेता है। इसका मतलब यह है दैट पर्सन इज नॉट ओनली एबल टू कम्युनिकेट विद द लोअर people, but he is also able to communicate with the people who are living ahead, living more upper than compared to him। मतलब वो वही वाला बंदा होगा ना जो कि दरमियान में होगा, जिसके पास स्ट्रेंथ होगी, जिसके पास लेंथ भी होगी, कि वो नीचे वाले लोगों के साथ भी बात कर रहा है और ऊपर वालों के साथ भी। यहाँ पे स्टार रिप्रेजेंट करते हैं द मोर अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, और उनके साथ भी बात कर रहा है, उनके साथ वो काउंसिल कर रहा है और मशवरे ले रहा है उनसे कि मुझे इन लोगों के साथ कैसे चलना चाहिए। हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स। और ये वो वाला ट्री होता है, ये वो वाला इंसान होता है जो कि अपने स्कार्स दिखाता है कि मेरे वो वाले स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है जख्मों के निशान है, और ये जख्म कैसे आए हैं? स्ट्रगल से आए हैं, लाइफ की डिफिकल्टीज को फेस करते हुए आई हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, तो ट्रीज का भी ऐसा ही है। स्टॉर्म में उनकी ब्रांचेस टूट जाएंगी, स्नो में उनकी ब्रांचेस शायद श्रिंक हो जाएं, रेन में उनकी ब्रांचेस शायद गल सड़ जाएं ज़्यादा हो तो। मतलब ये सारे स्कार्स हैं, और ये स्कार एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी कैपेबिलिटी को, कि इतनी डिफिकल्टीज में, इतनी हार्श रियलिटी में भी उसने ना सिर्फ सर्वाइव किया बट ही इज आल्सो एबल टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, और अभी वो लीड भी कर रहा है। ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा दुख हैं, मच ऑफ स्ट्राइफ, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं। दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ। और लाइफ का यही एक लॉ है कि जिसने सरवाइव किया, इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बंदा सरवाइव कर जाता है मुश्किलात में, परेशानियों में, मुसीबतों में, वही बंदा लीड कर सकता है फ्रॉम द फ्रंट, और वही बता सकता है कि मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं किसी को लीड कर सकूं और बता सकूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं अगेन, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क राइट अवे।